गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कुछ बच्चों के कमेंट और मैसेज आया कि सर आप वीडियो रेगुलर भेजो। मैं कोई फैमिली काम से बिजी हो गया था, इस वजह से थोड़ी रेगुलरिटी टूट गई थी। अब आपको डेली वीडियो मिलेंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। नेक्स्ट टॉपिक देखना आपके संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होती है समझना। संकुलन क्षमता का मतलब होता है जो एक कोशिका है उसके खाली आयतन में कितने परमाणु उपस्थित है। मैंने बताया था जैसे एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, इसका आयतन है खाली। इस खाली आयतन में कितने परमाणु उपस्थित है वो उसकी क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता। अभी ये पूरा खाली है, अब इस खाली आयतन में कितने परमाणु उपस्थित है वो उसकी संकुलन क्षमता कहलाएगी। तो यहां पर अगर मैं साधारण एक कोशिका की बात करूं तो साधारण एक कोशिका में इसके कोने पर होते हैं 8 परमाणु, लेकिन हर एक परमाणु का 1/8 भाग ही अंदर रहता है, बाकी वाला भाग तो होता है बाहर। तो अपन ने कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात की थी, वो आई थी अपने 1/8 × 8 बराबर 1। तो अपन क्या कहेंगे, साधारण एक कोशिका में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, 1। यानी अपन ये कह सकते हैं कि साधारण एक कोशिका के अंदर एक ही परमाणु उपस्थित होता है। तो यहाँ पर इसको डेफिनेशन के द्वारा इसको एक उदाहरण से समझना ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अपने क्लास 12th के अंदर जो पूरे पेपर होते हैं 500 नंबर के, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो उसके अंदर 500 में से कोई बच्चा अगर 400 नंबर लाता है तो अपन लिखते हैं 400/500 × 100। तो अपन फिर क्या कहते हैं, उस बच्चे के कितने परसेंटेज बने हैं, 80%। पूरा पेपर कितने कहते हैं, 500 के लाया कितना, 400, परसेंटेज कितने हो गए, 80। ऐसे कैसे इसकी संकुलन क्षमता निकालनी है। अब यहाँ पूरे 500 की जगह इसका कुल आयतन है a³, पूरा आयतन है a³। उस a³ आयतन में परमाणु कितने हैं वो तो आएंगे ऊपर × 100, तो ये आ जाएगी इसकी संकुलन क्षमता। अब हर एक परमाणु के अंदर आयतन अलग अलग है। अगर मैं साधारण एक कोशिका की बात करूं तो उसमें सिर्फ एक ही परमाणु है, तो यहाँ एक परमाणु का आयतन है, एक परमाणु का आयतन × 100, तो ये आगे साधारण एक कोशिका की संकुलन क्षमता का सूत्र है। तो इसके अंदर संकुलन क्षमता का जो सूत्र होता है तो अपन लिखते हैं संकुलन क्षमता बराबर Z × 4/3 πr³ अपॉन a³ × 100। इसको इससे उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। मैंने बताया था टोटल 500 नंबर का पेपर हो तो उसमें से बच्चा कितना लाया, 400। तो 500 पर नीचे रखते ऊपर 400 × 100 80% है। ऐसे कैसे इसका परसेंटेज निकालना है कि जो खाली एक कोशिका है उसमें कितने परमाणु उपस्थित है, वो उसकी संकुलन क्षमता कहलाएगी। तो यहाँ पर कुल एक कोशिका का आयतन है a³, अब उसमें परमाणु कितने हैं, एक परमाणु उपस्थित है, तो एक परमाणु का आयतन यानी 1 × 4/3 πr³ × 100। तो अलग अलग एक कोशिका में परमाणु की संख्या होगी अलग अलग, तो इसके लिए अपन सूत्र दे देते हैं Z × 4/3 πr³ अपॉन a³ × 100। तो यहाँ पर Z का मान साधारण एक कोशिका के लिए होगा 1। परमाणु की संख्या पिछले वीडियो में मैंने बताई थी, साधारण एक कोशिका में परमाणु संख्या 1 होती है, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित एक कोशिका है उसमें होती है 2, और फलक केंद्रित एक कोशिका उसमें परमाणु की संख्या होती है 4। तो यहाँ तो आएगी परमाणु की संख्या × 4/3, एक परमाणु का आयतन, गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, तो 4/3 πr³ अपॉन a³ × 100। ये तो मैंने बताया तुम्हें सूत्र। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि किसी एक कोशिका के अंदर परमाणुओं के द्वारा घिरा गया आयतन उस एक कोशिका की संकुलन क्षमता कहलाता है। किसी एक कोशिका के अंदर उपस्थित परमाणुओं के द्वारा घिरा गया आयतन उस एक कोशिका की संकुलन क्षमता कहलाता है। उसका सूत्र संकुलन क्षमता का Z × 4/3 πr³ अपॉन a³ × 100। r है उस परमाणु की त्रिज्या, a है जो एक कोशिका इसके भुजा की लंबाई। अब अपन सारी एक कोशिकाओं की निकालेंगे संकुलन क्षमता। तो सबसे पहले अपन संकुलन क्षमता निकालेंगे साधारण एक कोशिका की। तो उसके लिए देखना साधारण एक कोशिका की संकुलन क्षमता में, इसको इंग्लिश में पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं, शॉर्ट में इसको पी लिखते हैं, इसका मतलब कि संकुलन क्षमता ही है। तो साधारण एक कोशिका की संकुलन क्षमता का सूत्र होगा, पहले मैं सूत्र लगा रहा हूं, Z × 4/3 πr³ a³ × 100। तो साधारण एक कोशिका के लिए Z का मान 1 होता है इंटू 4/3 πr³ a³ × 100।
अब देखना r और a में संबंध, साधारण एकक कोष्ठिका के लिए मैंने तुम्हें r और a में संबंध बताया था, r बराबर होता है a बटा 2। ये मैंने पहले बताया था साधारण एकक कोष्ठिका के लिए r बराबर क्या होता है a बटा 2। ये रिलेशन वापस पूरा समझा देता हूं, पिछले वीडियो में जो बताया था। साधारण एकक कोष्ठिका जो होती है उसके लिए r का संबंध होता है r बराबर a अपॉन 2। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका BCC, इसके लिए मैंने संबंध बताया था r बराबर √3 अपॉन 4। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसके लिए मैंने संबंध बताया था r बराबर a बाई 2√2। ये तीन रिलेशन बताए थे मैंने। साधारण एकक कोष्ठिका SCC के अंदर r बराबर a बाई 2, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका r बराबर √3 अपॉन 4। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी FCC, इसके लिए r बराबर a बाई 2√2। परमाणुओं की संख्या, इसके लिए मैंने बताई थी z बराबर 1, इसके लिए बताई थी मैंने z बराबर 2, इसके लिए बताई थी मैंने z बराबर 4। ये परमाणुओं की संख्या, इन दोनों का उपयोग करेंगे संकुलन क्षमता में। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करें यहाँ साधारण एकक कोष्ठिका, तो उसके लिए सूत्र है z * 4/3 πr³ अपॉन a³ * n है। तो साधारण एकक कोष्ठिका में z का मान है 1 4/3 πr³ बटा a³ * 100। बाहर और a में क्या रिलेशन हुआ, 1 * 4/3 पाई इंटू r, और a में रिलेशन है r बराबर a बाई 2, ये वाला। तो यहाँ r बराबर लिख देंगे अपन a बटा 2 का क्यूब बटा a³ इंटू 100। फिर यहाँ पर क्या आएगा देखना, 1 * 4 पाई इंटू a³ बटा 3 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा 8 इंटू a³ इंटू 100। a³ से तो a³ कैंसिल, 4 से ये, तो यहां पर पीछे क्या बचेगा अपने पाई बटा 6 इंटू 100, पाई बटा 6 इंटू 100, यानी इसका संतुलन क्षमता, शॉर्ट में इसको p लिखे पैकिंग एफिशिएंसी, पाई बटा 6 इंटू 100 यानी 52.4%। जो कई नीट और आईआईटी में जो क्वेश्चन आता है उसमें ऑप्शन में दिया रहता है, कई बार तो डायरेक्ट देते हैं 52.4%, कई बार इस फॉर्म में भी देते हैं पाई बाई 6 है, 3 पाई बाई 2 है, 4 पाई बाई 3 है। तो ये पाई बाई 6 है, ये भी याद रखना है, और 52.4 है, ये भी आपको याद रखना है। तो साधारण एकक कोष्ठिका की संतुलन क्षमता आ गई 52.4%। अब अपन याद करेंगे बीसीसी, यानी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका है, इसकी संतुलन क्षमता कितनी होगी वो ज्ञात करनी है। तो देखना इसमें सूत्र यही लगेगा, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब इसमें देखो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, z का मान क्या आएगा 2, यहां लिख दिया मैंने 2 इंटू 4/3 पाई इंटू r का मान कितना है √3 a अपॉन 4, तो ये आ जाएगा √3 a अपॉन 4 का होल क्यूब बटा a³ इंटू 100। अब इसका देखना 2 इंटू 4 इंटू पाई इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 और वापस a³ अपॉन a³ इंटू 100। ठीक है, यहां और ये 4 का भी वापस 4 इंटू 4 इंटू x का क्यूब आएगा। सूत्र समझ लेना, पैकिंग एफिशिएंसी 4 इंटू 4/3 पाई r³ बटा a³ इंटू 100, ये सूत्र है संकुलन क्षमता का। अब अपन अंतः केंद्रित यानी बीसीसी की संकुलन क्षमता निकाल रहे हैं, तो इसकी संकुलन क्षमता के लिए r और a में क्या संबंध होता है, r बराबर √3/4। तो यहां पर r की जगह लिख देंगे √3/4 का होल क्यूब। अब देखना, तो 2 इंटू 4 इंटू पाई, अब √3 का भी 3 बार आएगा इंटू a³ बटा a³, फिर यहाँ पर 4 का a³ इंटू 100। अब यहाँ a³ से तो ये a³ कैंसिल, 4 से 4, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा,
और नीचे गुणा में आ जाएगा 8, 3√3/8 इंटू 100। 3√3 इंटू 3√3 आ जाएगा, इसका √3/8 इंटू 100। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ गई अपने, और गुणा में पाई भी आएगा, ध्यान रखना। अब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, बीसीसी की 68%। ये गेट गुजर ना देगी। तो इसको दो रूप में याद रखना है, एक तो √3/8 इंटू पाई के रूप में, और दूसरा 68%। ठीक है। अगर इसका खाली पूछ ले कितना भाग खाली होता है, 68% भाग तो भरा हुआ परमाणु है अंदर, 68% भाग है वो तो जो एकक कोष्ठिका है उसके अंदर भरा हुआ है, और बाकी कितना भाग पीछे बचेगा, 100 में से 68 को माइनस कर देंगे तो पीछे बचेगा कितना, 32%। यानी 32% भाग है वो क्या रहेगा, खाली रहेगा। अब तीसरा देखते हैं अपन यहां पर जो है एफसीसी का, बीसीसी का देख लिया, एफसीसी के लिए देखेंगे। एफसीसी के अंदर देखना, जेड कितना है 4 इंटू 4/3 पाई। आर का रिलेशन क्या है एफसीसी के लिए, a/2√2, a/2√2 का क्यूब बटा a क्यूब इंटू 100। तो यहां पर 4 इंटू 4 इंटू पाई इंटू a क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू पाई इंटू a क्यूब बटा 3 इंटू a क्यूब इंटू 2, 2√2 का भी क्यूब है, फिर गुणा में क्या आएगा 100। 4 इंटू 4/3 पाई a क्यूब है, फिर 2/2 का भी वापस क्यूब है, और इंटू गुणा में क्या जाएगा 100। a क्यूब से तो a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल, 2√2 2 होगा, 4 कैंसिल, तो यहां जाएगा π/3√2 इंटू 100। यानी संकुलन क्षमता देगी इसकी 74%। तो इसको भी एक तो याद रखनी है 74%, एक याद रखनी है π/3/√2, π/3 इंटू √2, दोनों ही याद रखनी है। तो तीनों की संकुलन क्षमता ज्ञात कर ली अपन ने। साधारण एकक कोशिका की संकुलन क्षमता बताई मैंने 52.4%, अंतः केंद्रित की बताई मैंने 68%, और इसकी बताई मैंने आपको 74%। तीनों ही बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है परमाणुओं की संख्या, त्रिज्या, भुजामय संबंध और संकुलन क्षमता, ये याद होनी चाहिए। साधारण एकक कोशिका में परमाणु संख्या 1 होती है, त्रिज्या भुजामय संबंध r बराबर a/2, संकुलन क्षमता 52.4। अंतः केंद्रित एकक कोशिका या काय केंद्रित एकक कोशिका में परमाणु संख्या 2, त्रिज्या भुजामय संबंध √3/4, संकुलन क्षमता 68%। इसी प्रकार फलक केंद्रित एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या 4, त्रिज्या भुजामय संबंध r बराबर a/2√2, संकुलन क्षमता आ गई 74%। ठीक है। ये जो लिखा है ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, डायरेक्टली आपको याद रखने हैं। आए कैसे मैंने सब बता दिया। अब अपन यहाँ पर आगे बढ़ेंगे एकक कोशिका का घनत्व। एकक कोशिका का घनत्व क्या होता है उसके बारे में। एकक कोशिका का घनत्व साधारणतः है, घनत्व का सूत्र अपन को पता है,
साधारणतया घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब एकक कोशिका का जो घनत्व है इसके लिए भी सूत्र ये आएगा द्रव्यमान बटा आयतन। इसके लिए सूत्र यूज करेंगे Z × m अपॉन a क्यूब × n। ये सूत्र कैसा है अभी मैं बता दूंगा। एकक कोशिका के लिए जो घनत्व का सूत्र रहता है वो होता है Z बराबर B बराबर Z × m अपॉन a क्यूब × n है। Z तो है परमाणुओं की संख्या, m है परमाणु जो एकक कोशिका के अंदर परमाणु है उसका द्रव्यमान, a है भुजा की लंबाई, n है अवोगाद्रो संख्या। अब ये आया कैसे डेरिवेशन तो उसको समझना। यहां पर घनत्व आयतन, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो इसमें आयतन तो आ गया अपने a क्यूब, आयतन तो एकक कोशिका का a क्यूब होता है। अब द्रव्यमान Z × m अपॉन n कैसे है देखना। अब यहाँ हर एक एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है तो द्रव्यमान भी अलग अलग होगा। आयतन तो फिक्स है वही है लेकिन द्रव्यमान हर एक एकक कोशिका के लिए होगा अलग अलग। तो अलग अलग एकक कोशिका के लिए जब द्रव्यमान अलग होगा तो घनत्व भी अलग अलग होगा। अब वो द्रव्यमान परिवर्तन किनकी वजह से होता है, परमाणु की वजह से, यानी परमाणु की संख्या होती है उनकी वजह से अपन को परिवर्तन। तो अपन क्या करते हैं एक परमाणु का आयतन ज्ञात कर लेते हैं और फिर जैसे संख्या होगी उससे गुणा करेंगे द्रव्यमान आ जाएगा। तो कोई भी जो एकक कोशिका, कोई भी जो एकक कोशिका होती है उनके अंदर जो एक परमाणु होता है उसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है m अपॉन n। एक परमाणु है उसका द्रव्यमान क्या होता है m अपॉन n है। अवोगाद्रो उसके जो द्रव्यमान होता है उसमें अवोगाद्रो की संख्या का भाग देंगे तो एक परमाणु आएगा। ये 11th में केमिस्ट्री में है इसकी डिटेल, तो यहाँ पर ध्यान रखना एक परमाणु है उसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है उसका द्रव्यमान कैपिटल M अपॉन n। अवोगाद्रो संख्या का भाग देंगे कुल द्रव्यमान में, जब अवोगाद्रो संख्या का भाग देंगे तो अपने पास आएगा एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल है। तो यहाँ पर कुल परमाणु कितने हैं उसको इस संख्या से गुणा करेंगे तो अपने आ जाएगी क्या एकक कोशिका का घनत्व, यानी वैसे Z × स्मॉल m अपॉन a क्यूब होता है लेकिन यहाँ स्मॉल m की जगह ये मान रखेंगे। अगर मैं इसको पूरा टू में एक्सप्लेन करूं जैसे वैसे तुम्हारे काम की चीज तो सिर्फ एक ही है कि एकक कोशिका का घनत्व का सूत्र होता है Z × m अपॉन a क्यूब × n। Z है परमाणु की संख्या, ये परमाणु द्रव्यमान, ये भुजा की लंबाई, ये अवोगाद्रो संख्या। अब ये आया कैसे तो वापस मैं डिटेल से समझा देता हूँ कैसे आया। हर एक एकक कोशिका का अंदर जो परमाणु होते हैं उनकी संख्याएं अलग अलग होती है। जब संख्याएं अलग अलग होगी तो द्रव्यमान भी अलग अलग होगा। तो अपन एक ऐसा फॉर्मूला बनाते ताकि द्रव्यमान परमाणु की संख्या परिवर्तन होने के साथ साथ जो है यहाँ द्रव्यमान का मान भी अपन निकाल सके। तो अपन क्या करते हैं एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल के उसको जब Z से गुणा करेंगे, एक परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे उसको जब Z से गुणा करेंगे तो कुल द्रव्यमान आ जाएगा। आयतन तो अपन को पता ही है। अब हर एक जो एकक कोशिका के अंदर एक परमाणु है उसका द्रव्यमान होता है m अपॉन n, यानी उसका कुल आणविक द्रव्यमान है उसमें जब अवोगाद्रो के भाग देते हैं तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकलता है। आगे समझ में मैं अगर इसके अंदर बात करूं जैसे कॉपर, कॉपर के अंदर छोटे छोटे खूब सारे कण होते हैं। कितने कण होते हैं Na क्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर, Na अवोगाद्रो संख्या के बराबर कण होते हैं। अब Na अवोगाद्रो संख्या है, जैसे मान लिया इसमें 100 कण है, हर एक कण का द्रव्यमान मैं मानता हूं यहां पर 2 है, तो कुल द्रव्यमान कितना होगा 100 × 2 कितना आ गया 200 आ गया, 200 आ गया। अब A का कितना होगा तो अपन क्या कहेंगे 100 का है, हर एक का 2 ग्राम है, कितना आ रहा है 100।